महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। सीएम वही बनेंगे जिनको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और विधायक दल में जो नेता चुने जाएंगे। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। सीएम का जो फेस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही होगा, यहाँ के छत्तीसगढ़ का नेता का होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई वो 5 राज्यों के चुनाव में सबसे चौंकाने वाला नतीजा रहा। उसी तरह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी 2024 और 2028 को भी ध्यान में रखते हुए फेस तय करेगी, जिसमें आदिवासी, ओबीसी और महिला फैक्टर के समीकरण को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सभी नेता एक सुर में जवाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस का भी कहना है कि बीजेपी को आदिवासी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, अनुभवी है। कोई सांसद रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, कोई तो कई बार विधायक रहे हैं। इस तरह बहुत अनुभवी लीडर हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी को मौका देते हैं सरकार चलाने का, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या होगी। सीएम कौन होगा इसे लेकर कई तरह के कयास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासी फेस की है, जिसमें सबसे आगे नाम विष्णुदेव साय का है, जिनके बाद महिला आदिवासी चेहरे गोमती साय, लता उसेंडी और केदार कश्यप का नाम भी चर्चाओं में है। वहीं ओबीसी चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा महिला फेस रेणुका सिंह और पूर्व सीएम रमन सिंह के नाम पर भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी हर फैसले की तरह चौंकाने वाला सीएम फेस तय करेगी, जो हर समीकरण में फिट हो और आने वाले सालों में हिट भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जारी हुए 72 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी सीएम के चेहरे से पर्दा नहीं हट पाया है। वैसे भी बीजेपी की परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री तय करने में कम से कम 7 से 14 दिनों का वक्त लेते रही है, लेकिन इस बार जो बातें सामने आ रही है उसमें सस्पेंस इसलिए भी ज्यादा गहरा है क्योंकि फॉर्मूला ओबीसी और आदिवासी पर अटक गया है। अब मोदी और शाह के सांचे में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन फिट बैठेगा, इसे लेकर जो बातें सामने आई उसमें कई तरह के आसपास सवाल जो है वो मंडरा रहे हैं, कई चेहरों पर सवाल मंडरा रहे हैं। दोपहर में जब छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया तो एक बार तो सवाल मन में उठ गया कि क्या अरुण साव मुख्यमंत्री होंगे, गोमती साय उप मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई, अधिकांश सांसद जिन्होंने चुनाव जीता है इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया था। आखिरकार पार्टी में मंथन किस बात का चल रहा है? क्या आदिवासी वोटर पर भाजपा की नजर है या ओबीसी का दांव भाजपा चलने वाली है? जानकार पुख्ता तौर पर दावा नहीं कर रहे, पर इतना जरूर सामने आ रहा है कि इस बार पार्टी जो भी चेहरा तय करेगी वो सेकंड लाइनर नेतृत्व को साधने के लिहाज से करेगी। साथ ही जातिगत समीकरण और महिला को भी ध्यान में रखकर समीकरण तैयार हो रहा है। ऐसे में जो चेहरा सामने आ रहा है उसमें रमन सिंह की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर दिख रही, लेकिन रेस में भी वो बने हुए। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या रेणुका सिंह सीएम बनेंगी? क्या गोमती साय को कमान सौंपी जाएगी या फिर लता उसेंडी सांचे में फिट बैठेंगी? दूसरी तरफ ओबीसी चेहरे की बात करें तो इकलौता नाम अरुण साव का चर्चाओं में दिखता है, लेकिन फिर विष्णुदेव साय का क्या होगा, जिन्हें अमित शाह बड़ा आदमी बनाने का दावा कर गए हैं? ओपी चौधरी कहां बैठाए जाएंगे, जिन्हें बड़ा आदमी बनाने की उम्मीदें शाह ने दिखा रखी है? कुल मिलाकर पूरा मामला उलझनों से भरा हुआ है। चलिए उलझनों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस उलझन को सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनुज ठाकुर जी हमारे माफ कीजिएगा, अनुज जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के आदिवासी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं शशि भगत साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध दुबे साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शायद आज जो पशोपेश है मुझे पूरा यकीन है कि आज वही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। महिला, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य, 2 डिप्टी सीएम उलझनों से भरा हुआ है। आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? पहले राजीव जी की शुरुआत करूं। राजीव जी, मैंने जो बातें कही हैं वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, मैंने क्लियर पहले ही कर दिया। मैं किसे सीएम के तौर पर देख रहा हूं, किसे डिप्टी सीएम के तौर पर देख रहा हूं,
आपको समझ आ रहा है क्या? आप लोगों ने गोल गोल चक्कर में इतना उलझा दिया लोगों को, रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। कोई पूजा अर्चना करा रहा है, कोई जाकर दूसरी तरह की पूजा अर्चना है, जैसे कि हम समझते हैं किस तरह की पूजा अर्चना ऐसे में कराई जाती है, वो भी चल रहा है कार्यक्रम अलग। कोई अलग से लॉबिंग कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजीव थोड़ा समझाएंगे प्लीज। आदित्य जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि हमारी ये बम्पर जीत हुई है, ये जनमत है आपके चैनल के, और आपको व्यक्तिगत रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। इस संघर्ष में आप साथ रहे, और जो जनादेश था आपके चैनल में, तमाम चैनलों में मीडिया बंधु बार बार पूछते थे चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, और हम बार बार रोते पीटते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और बोलते रहे कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और बार बार आप बंधुओं के द्वारा पूछा जाता था कि सामूहिक क्या होता है, तो अभी भी वही सामूहिक की बात है। जब लड़ाई लड़ी गई है तो इसमें कप्तान पूरी पार्टी थी। कहावत है कि ताली भी कप्तान को, गाली भी कप्तान को, लेकिन इस सामूहिक रूप से इस वैतरणी को पार की गई है। तो किसी न किसी एक को कमान दी जाएगी, तो वो पार्टी का मामला है। ये मामला अब जनमानस का है, हमारा नहीं है। पार्टी विधायक दल से पूछेगी, और जैसी परंपरा देखिए अप्रत्याशित होते हैं। आसाम में बहुत नए आए हुए थे हेमंता बिस्व शर्मा जी, उनको दे दी गई थी, और जो चुनाव लड़ रहे थे, जो उसके पहले जो सिटिंग थे, उनको मौका नहीं देके उनको सीनियर मंत्री के तौर पे पेश किया गया। त्रिपुरा में जो संघर्ष कर रहे थे उनको दिया गया था साहब को। तो हर स्टेट में अलग अलग स्ट्रेटेजियाँ रहती है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जितने चेहरे हैं सभी योग्य हैं, और हो सकता है कि जैसे ओम माथुर जी ने कहा कि अप्रत्याशित होंगे, जिनको के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं, हो सकता है उन्हें कमान दी जाए। तो ये बातें अभी है कि तेल देखिए, तेल का धार देखिए, और भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, अभी कुछ ही घंटों की बात है, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो जनादेश मिला है, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम 25 दिसंबर को किसानों को जो 2 किस्त का पैसा दे, जो मकान अधूरे पड़े हैं, जो हमारे छतविहीन बंधु हैं, जिनकी धूल का आशीर्वाद लेकर हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़कर उच्च सदन पर जाएंगे, उनकी जन आकांक्षाओं को पूरे करें। कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी हालत थी पिछले 5 वर्षों में, उसे ठीक करें। मुख्यमंत्री कोई भी हो जाए, कोई बात नहीं, काम भाजपा के रीति नीति के हिसाब से होगा। भगत साहब, आपने तेलंगाना में सीएम पद को 2 दिन में मेरे ख्याल से तय कर लिया। पिछली बार 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़ के सीएम मेरे ख्याल से 6 दिन में शायद तय कर लिए थे भूपेश बघेल को। बीजेपी में ऐसा क्या है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी अब तक तय नहीं कर पा रही है? क्या आपके खिलाफ कोई नई घेराबंदी की तैयारी तो नहीं की 2024 के लिए? भगत साहब। जोहार छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले तो सभी नवनिर्वाचित विधायक साथियों को बधाई देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं, जैसा हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हमको चेहरा कोई भी होगा, तो मैं तो एक बात कहता हूं, इसकी दौड़ की पुख्ता दावेदारी श्री रमन सिंह साहब ने 2021 में ये बात कह के कर दिया था कि कई सारे चेहरे हैं। किसी चैनल में कहा था कई सारे चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा मेरा भी है। इस तरह की बात आई थी, तो वो तो प्रमुख रूप से दावेदार है। अभी जरूर बोल रहे हैं कि हाईकमान के जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। दूसरी बात ये बात कहता हूं कि उनमें जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी व्यक्ति आदिवासी चेहरा आया है, उसको कुछ महीने पहले चुनाव के किसी ना किसी रूप में हटा दिया गया था। आपने कुछ इसके पहले वाले चुनाव में देखा था, श्री नंद कुमार साय जी को श्री अजीत जोगी साहब के सामने भिड़ा दिया गया था। उसके बाद अभी विष्णु साय जी को ठीक 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस हुआ था, उस दिन हटा दिया गया था। इससे ये बात स्पष्ट है कि अपने मैनिफेस्टो में हमेशा आदिवासियों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथी आदिवासियों को अभी भी मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में नहीं है, ये ऐसा स्पष्ट लगता है। लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्था ही होगी कि वो आदिवासी चेहरे को सामने करेंगे। जैसे ओबीसी चेहरे की बात आ रही है, लेकिन उनके साथ एक दाग लगा देते हैं कि इनमें नए हैं, अनुभव की कमी है। तो मैं ये बात कहता हूं कि बड़े सोच समझ के करेंगे। और रहा सवाल कांग्रेस को घेरने का, तो कांग्रेस को घेरने का तो कोई दूर दूर तक वास्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी एक अलग लाइन में चलती है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग लाइन में चलती है। हमारी ये लाइन महात्मा गांधी जी की लाइन में चलती है, और उनकी लाइन श्री गोडसे जी की लाइन में चलती है। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसमें एक दूसरे का कटाक्ष नहीं हो सकता, लेकिन लाइन अलग अलग चल के जनहित का काम हो सकता है। अमृत दुबे साहब, आपके हिसाब से कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का सीएम? आदिवासी या ओबीसी? किसी एक पर भाजपा दांव लगाएगी, या आप अभी भी रमन सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं? दुबे साहब, आपने जब शुरुआत की तो एक उलझन शब्द का इस्तेमाल किया। वास्तव में आज जो है उलझन शब्द का बड़ा बोझ है बीजेपी पे। और आज जो विषय सीएम कौन, महिला, आदिवासी, ओबीसी, अगर ये उसमें ये भी बहुत अच्छा शीर्षक है, लेकिन उलझन भी कहीं आप डाल देते
तो भी कहीं कहीं कोई बात नहीं होती, उसका भी अपना एक वजन होता। और जहाँ तक के सवाल है कि कौन, देखिए आज की तारीख में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में परिपक्व नेताओं की कमी नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी हैं जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, ये बहुत निपुण लोग हैं और पूरे सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आती है किसी भी राज्य में तो बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसीलिए जो है आज बहुत नए सिरे से सोचा जा रहा है और बहुत अलग तरीके से सोचा जा रहा है। बात यही है कि समझदारी की और मतलब है कि पूरे प्रदेश को संभाल पाने की। तो एक बड़ा चेहरा तो डॉक्टर रमन सिंह जी का दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के कारण 2018 में सरकार गई तो भारतीय, और अब फिर आगे लोकसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी जो है तुरंत पे डॉक्टर साहब के बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है। और मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, जहां तक के मेरी व्यक्तिगत राय है, आज की तारीख में एक अगर कि महत्वपूर्ण और थोड़ा सा समझदार चेहरा है तो वो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी का, क्योंकि वो सांसद रहे तो सांसद की कार्यप्रणाली को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। और दूसरी बात, प्रखर वक्ता हैं, आप चुनावी सभाओं में आपने देखा होगा तो उनकी क्या एक अदा रहती है बोलने की। तीसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन से जो जुड़ता है तो बहुत दावेदार वही होता है। हाँ, वही दावेदार होता है, बहुत सारे जो है चीजों से गुजरता है। तो मेरा कहना यह है कि डॉक्टर साहब भी, जो रमन सिंह जी भी तो आखिर प्रदेश अध्यक्ष थे 2003 के समय में, फिर वो वहां पे आए। और एक चीज और है कि एक बात होती है ओपी चौधरी जी की, तो वहां पे थोड़ी सी जो तकनीकी पहलू वो विचार करना होगा। और शायद ओपी चौधरी जी भी है, अगर कहीं हो तो कहीं कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं भी लाद रहे होंगे क्योंकि उनके पास बहुत समय पड़ा है। कारण यह है कि आज जो बहुत सारे नेताओं को वो जो है बीजेपी के ही रहे, उनको सर कहा करते थे वो, जब वो कलेक्टर थे और दूसरे पदों पर थे। और बहुत सारे जो आईएएस अफसर हैं, मंत्रालय में आईएएस हैं और बहुत सारे आईपीएस हैं, उनको भी वो सर कहा करते थे। आज अगर आप मुख्यमंत्री का दायित्व दे दें तो तकनीकी दिक्कतें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मेरे ख्याल से ओपी चौधरी पूरा पेज फंसा हुआ है तो नहीं चाहेंगे। और बाकी जो और भी नाम है तो फिर आप सेकंड सवाल होगा तो उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। राजीव जी, सरगुजा में आप लोगों ने पूरी 14 सीटें जीती है, बधाई इसके लिए आपको। सीएम पद के लिए हक तो पहला सरगुजा का ही बनता है। राजीव जी, आप लोगों ने कांग्रेस की गलती तो नहीं दोहराना जा रहे हैं आप लोग? जिस तरह से सरगुजा ने पिछली बार इतनी सारी सीटें 14 की 14 जिता कर दी थी कांग्रेस को, और कांग्रेस ने बाबा को टाटा बाय बाय कर दिया। दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार, कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हो रही है, थोड़ा सा बैठक के बारे में हमको ही बता दीजिए राजीव जी। दिमाग काम नहीं कर रहा है, कल भी प्रधानमंत्री बैठक, आज भी प्रधानमंत्री बैठक, कहाँ अटक गया है मामला पूरा राजीव जी? नहीं, देखिए आदित्य जी, जो कांग्रेस ने पिछले बार फैलाया था कि टीएस बाबा जी मैंने घोषित तौर पे मुख्यमंत्री होंगे, हमको जिताइए, हम सरगुजा का विकास करेंगे, तो वो जो उनको सजा मिली है। साहू समाज से भी आप लोगों ने किया था? नहीं, किसी समाज से कोई वादा, हम तो बिना चेहरे के लड़ रहे थे, हम तो कटघरे में खड़े थे कि बिना चेहरे के लड़ रहे। बाद में भूपेश बघेल जी को भी हटा दिया, भरोसे की सरकार हो गए, भूपेश का भरोसा छोड़ के। तो देखिए, हम तो सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ क्षेत्रीय संतुलन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें अंबिकापुर भी बहुत, जो सरगुजा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और बस्तर का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, और ओबीसी बेल्ट को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, जो सर्वाधिक संख्या में पूरे भारतवर्ष में निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सामंजस्य बनाकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो मन के एक समान और सारे समाजों के सर्वांगीण विकास के फिलोसॉफी पे काम करती है। हम बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र प्रमुख और जो अंत्योदय की बात करते हैं। लेकिन राजनीति में रहते हुए क्षेत्र की बात में जो संतुलन है वो रहना चाहिए, उस पर भी मंथन हो रहा है मेरे हिसाब से। इसीलिए शायद मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि देर हो रही है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। और एक शानदार और अच्छी सरकार जो जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी, वो सरकार हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है भगत साहब, आप लोगों की भी गजब तासीर है ना। हारे छत्तीसगढ़ में, आपके प्रत्याशी सब छत्तीसगढ़ के, हार का मंथन दिल्ली में। हारे हुए प्रत्याशियों से पूछ तो लीजिए, हारे क्यों, कारण बताएंगे, दिल फट जाएगा उनकी बातें सुनकर। कुछ प्रत्याशी तो अब इतना सब बोल रहे हैं, हमको विश्वास ही नहीं था कि प्रत्याशी इतना मुंह भी खोल सकते हैं। दिल्ली में होगा क्या, आप ही बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की हार, प्रत्याशी यहाँ राहुल गांधी जी के सामने, कौन बताएगा कि हार का कारण क्या था? भगत साहब, देखिए, ऐसा है, कांग्रेस एक सेंट्रलाइज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मंथन उसके प्रमुख मुखिया लोग बैठ के कर सकते हैं। उसके जो प्रत्याशी रहे, हारे हुए प्रत्याशी, उसके निश्चित रूप से संगठन के प्रमुख लोगों के साथ उनकी फोनिक बातचीत भी होती है, बैठ के बातचीत भी होती है, मुलाकात भी होती है।
तो यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सभी के सभी व्यक्ति वहीं जाए, छत्तीसगढ़ में इसकी समीक्षा हो या फिर दिल्ली में, ये मायने नहीं रखता। मगर मायने तो ये रखता है कि हमारी कहाँ कमी रह गई है, और कमी तो कमोवेश इस बात की रह गई है कि सभी योजनाएं जो श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के अंदर बनी उसको हम ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ये बात तो लगता है। बाकी सभी लोगों ने इस बात को सराहा था पहले, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बात आई, किन कारणों से बात आई इसकी बात निश्चित रूप से समीक्षा हो रही है और ये खुल के बिल्कुल आएगी, इस बात को मैं समझता हूँ। जैसे भाई साहब ने एक बात कहा, हमारे साथी प्रवक्ता ने, कि सीएम टीएस का चेहरा सीएम के लिए था 2018 के चुनाव में, उसमें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं 2018 के चुनाव के दरमियान टीएस महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं सीएम का चेहरा हूं, या किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया सीएम का चेहरा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का आक्रोश था, लोगों की बातें थी और जनता ने सराहा था घोषणा पत्र को, और उसके ये आया था प्रतिफल कि कांग्रेस एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीती थी, ये बात हुआ था, ये तय है। इनकमिंग और आउटगोइंग में कुछ दिक्कत हो रही थी शायद इस बार के चुनाव के समय, ऐसा लगता है भगत साहब। चलिए अनुज जी समझता हूँ। अनुज जी, कांग्रेस का सवाल आपसे भी पूछ लेता हूँ, हार की समीक्षा दिल्ली में क्यों? ऐसा तो नहीं केवल दिखावे की समीक्षा और कह दिया जाएगा जो हो गया सो हो गया भाई, 2024 के लिए भिड़ जाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। दुबे साहब, निश्चित रूप से देखिए, हार की समीक्षा करके दिल्ली में है और वहाँ सारे बड़े नेता तो वहाँ मौजूद हैं, तो ये तो हर पार्टी का अपना जो कर्तव्य होता है, और दिल्ली में समीक्षा हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आदित्य जी, आप जो नहीं सवाल कर रहे हैं, मैं उस बिंदु पे भी आ रहा हूँ। मेन ये है कि नेता प्रतिपक्ष ये है मेरा सवाल, मैं आऊंगा, बिल्कुल है जी, ये मैं आऊंगा, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, दिल्ली में क्या जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर यहां पर कोई बड़ा नेता आता तो कम से कम यहां एक एक शख्स से चर्चा हो पाती। आपको लगता है कि जो एक्चुअल हार का कारण है वो दिल्ली तक कभी पहुंच भी पाएगा? आदित्य जी, 2003, 8, 13, 18 आपने ये भी सब चुनाव देखे होंगे, ये मतलब इसमें इतने पेच फंसे रहे हैं चुनाव के समय में, और अभी ये है कि मतलब विस्तार से अगर ये पूरी इसकी है ना हो, अगर ये अपन समीक्षा करें तो किताब तैयार हो जाएगी। मतलब ये समझ पाना मुश्किल है। सब तो देना चाह रही थी कांग्रेस, किसानों का कर्जा माफ कर दिया, मतलब समर्थन मूल्य बढ़ा दिया उन्होंने, और समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ जो है मतलब यह है कि खरीदी वरीदी में भी पूरी जो शुरू हो ही गई थी। महिलाओं के लिए उन्होंने कह दिया कि 15,000 रुपये साल देंगे। अब बिजली बिल उन्होंने हाफ कर दिया कि सरकारी स्कूलों कॉलेज में नर्सरी से लेकर पीजी तक के वहाँ पे जो शिक्षा मुक्त, मतलब, और अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसको कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं थी? लेकिन उस देने को लोगों ने लेना क्यों नहीं स्वीकार किया? बड़ा बात ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस की समीक्षा बैठक होती है तो इस बिंदु पे जाके जो गहन चर्चा होनी चाहिए। आदित्य जी, राजीव जी, कब तक सस्पेंस खत्म हो जाएगा? कल तक हो जाएगा मान लें? कई राज्यों में तो आप लोगों ने 15 दिन सीएम का पद आप लोग तय नहीं कर पा रहे थे। बिना सीएम बने डॉक्टर साहब के तेवर देख लीजिए, तेवर लगातार नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को लगातार ट्वीट के माध्यम से आगाह भी कर रहे हैं, और बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। राजीव जी, नहीं, देखिए, उनका दीर्घ अनुभव रहा है, प्रशासनिक, वो एक मुख्यमंत्री रहे सूबे के। उन्होंने कहा कि जो पूर्व के दिनांक पर कोई काम को संचालित मत करिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि बैक डेट पर हम कोई काम कर ले, लाभान्वित कर दें, जो बाद में जिसके ऊपर कोर्ट में चैलेंज हो और विकास कार्य रुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जब कोई लाभार्थी होता है जो जनसमूह को छोड़कर, तो वो कोर्ट में चला जाता है और उससे जो जनसमूह, जो पूरी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो उन्होंने इसके ऊपर एक लोगों को समझाइश दी, अफसरशाही बैठी रहती है कि आप वो काम मत करिएगा। तो ये एक अच्छा संदेश है कि एक सरकार आ रही है, तो इसलिए पुरानी सरकार के मुकाबले में उस डायलमा से आप बाहर निकलिए। और एक संदेश जो ये बुलडोजर चल रहा है कि अवैध रूप से संचालित सड़क पर घेर लेना और सड़क में ट्रैफिक रहना, उस सड़क को बनाने में जनता का ही पैसा लगा है, जो हम आरटीओ भरते हैं, और उसमें आधी सड़क पे कब्जा हो जाना। तो ये बच्चों की मांग थी, विद्यार्थियों की मांग थी, जिस पर बुलडोजर चल रहा है। और जो लघु उद्यमी उनके लिए फूड जोन बनाया जाएगा, सारी तमाम योजनाएं हैं। मैं कहता हूं, अब देखिए, बहुत जन आकांक्षाएं थी, सारी जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए ये सरकार बनेगी। बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स पर कुछ बोलेंगे क्या आप? आपके मेयर साहब तो शायद दिल पर ले लिया, ऐसा लगता है। मेयर साहब बोल रहे हैं मुझसे पूछे नहीं, अरे उन्हें बुलडोजर चलवाना होता भगत साहब तो खुद ही चलवा लेते। अगर दुकानें समय पर बंद हो रही है भगत साहब, चकना सेंटर समय पर बंद हो रहा है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भगत साहब,
देखिए, पेट में नहीं, दिल पे और पीठ पे दर्द होना दोनों की बात है। वो इसलिए है, देखिए कोई भी चीजें होती है तो नीतिगत उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। केवल उठा के सीधा सीधा उस पर बुलडोजर चलवा दे उचित बात नहीं है, क्योंकि कई हजारों बेरोजगार ऐसे हैं देश के अंदर, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर, कि उनको रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट हो जाता है। तो वस्तु स्थिति देख के उसकी समीक्षा करके उसके हटाया जाना चाहिए जो नावाजिब हो। ये बात तो निश्चित रूप से है कि वो एक मेयर है, मेयर को इस बात की चिंता जरूर है कि शहर के अंदर और क्या क्या चीजें मेयर हैं। की चिंता इस बात को लेकर, मेयर की चिंता है कि हर जगह इसी तरह से चौपाटी बने, अवैध टाइप की लोगों को ये वापसी हो जाए। क्या चिंता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शहर को सुव्यवस्थित करना जिम्मेदारी है, बैजनाथ पारा को रात भर खुलवाना जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है मेयर की, आप बताइए। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि जो गैर वाजिब चीजें हैं उनके खिलाफ बैजनाथ पारा रात भर खुला रहना गैर वाजिब नहीं था भगत साहब? देखिए, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, आप शहर के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जब बाकी मार्केट 10:30 बजे पुलिस डंडा मार के बंद कराती है, बैजनाथ पारा में ऐसा क्या था जो रात भर खुला रहता था? आपकी बात का अक्सर से उत्तर दे रहा हूं, आप संयम से कृपा करके सुने। मेरा कहना यह था पूर्व में भी कि गैर वाजिब जितनी चीजें हैं उसकी समीक्षा करके उस पर जरूर इस तरह की कार्रवाई की जाना चाहिए। उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी सहमत है। 5 साल तक आप समीक्षा नहीं कर पाए बैजनाथ पारा की ना, नहीं कर पाए भगत साहब। इस तरह की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस समीक्षा नहीं की, कोई बात बंद कराई गई है। अनुज जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों, चलिए एक पार्टी जीती एक पार्टी हारी, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक कर पाएगी? कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की जो बात सामने आ रही, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस को? क्या कुछ नया हम देख पाएंगे लोकसभा चुनाव के पहले? अनिरुद्ध दुबे साहब। देखिए आदित्य जी, जहां तक ये है कि मतलब पहला सवाल, आपके इसमें 2 सवाल आए, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वो ध्रुवीकरण में हम विस्तार में नहीं जाएंगे, धर्मांतरण और टिकट कटने का जो गम, मतलब जो एक आक्रोश जो उपजा, बहुत सारे लोगों ने टिकट कटी, तो अभी जो है कांग्रेस बहुत पेचीदा स्थिति में है। और इस पेचीदा स्थिति में देखें, और आज ये दिसंबर चल रहा है, मतलब नई सरकार और ये समीक्षा वगैरह करते, तो इस महीने को भी छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने जो है तैयारी के हिसाब से कम होंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव जैसी जो है चुनौती इस बार भी होगी, क्योंकि मोदी इस बार भी पिछली तरह बड़ा चेहरा रहेंगे, फिर आएंगे, फिर सभाएं होंगी। 22 जनवरी को वहां पे राम जन्मभूमि में वहां पे जो है शिलान्यास हो जाएगा या पूजा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो भी। तो कुल मिला के कांग्रेस की राह जो है लोकसभा चुनाव के समय में भी मुश्किल होगी, बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारने होंगे। रही बात नेता प्रतिपक्ष की, तो वास्तव में आज वहां पर भी जाकर पेच फंस गया है। देखा जाए तो सुदृढ़ नेता और मतलब पूर्णता जो है, क्या कहना चाहिए, परिपक्वता की बात करें हम, पूरे मैच्योर अगर कहेंगे तो 2 ही चेहरे हैं वहां पे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। और भी हम बात करें कि 3 ऐसे रहे जो मंत्री थे, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया जी और कवासी लखमा जी। उमेश पटेल जी में मुझे जो है मतलब जो उनके पिता नंद कुमार पटेल जी में जो सा तेज जो आग दिखती थी वो नहीं दिखता, वो आना बाकी है। अनिला भेड़िया जी है, उनकी एक निश्चित सीमाएं हैं। और कवासी लखमा जी जो हैं बुद्धि के बहुत तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि, मैं उनकी जो तारीफ करता हूं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मतलब है कि पढ़ने लिखने वाली बात है, एक नेता प्रतिपक्ष को बहुत अध्ययनशील होना होता है। तो वहां पे जाके जो है मतलब वहां पे एक तकनीकी अड़चन है। अब बात आती है तो भूपेश बघेल जी की और महंत जी की। तो महंत जी निश्चित रूप से आज देखा जाए तो अगर उम्र के हिसाब से हम आकलन करें तो थोड़ा सा मतलब महंत जी ने बहुत अपना लंबा राजनीतिक करियर देखा है। फिर एक आक्रामकता की बात करें तो मतलब जो एक बहुत सुलझे और बहुत मतलब एक तेज है जो एक नेता प्रतिपक्ष को जो है वहां पे जो सदन में बहुत व्यापक स्तर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। तो मुझे उसके लिए भूपेश बघेल जी से बेहतर चेहरा नहीं दिखाई देता कोई। दुबे साहब, एक छोटा सा सवाल और फिर क्लोज करूंगा मैं। ये तो हो रहा है कि मुख्यमंत्री पद के नाम की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो सिर्फ डबल मुझे तो मंत्री पद में नजर आ रहा है। इतने सारे दिग्गज जीत कर आए हैं, आपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाया, सांसद जीत कर आ गए, बड़े बड़े नेता हैं, अमर अग्रवाल, राम विचार नेता, जिस पेराफेरी में चले जाइए, जिस संभाग में चले जाइए, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, इतने सारे लोग हैं। मंत्रिमंडल का जब होगा, मंत्रिमंडल जब पद शपथ लेगा, उस समय तो शायद इससे ज्यादा अड़चनें दिखाई देंगी, ऐसा लगता है अनुज साहब। निश्चित रूप से 70 दल में देखिए क्या है, आपको बहुत संतुलन साधना होगा। मतलब पहले आपको आदिवासी, मतलब यह कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 2 चेहरे तो उसमें से लेने ही होंगे। फिर एक मुख्यमंत्री होंगे, फिर बात महिला की आएगी, 12 से ज्यादा मंत्री अब बना नहीं सकते, 12 से ज्यादा नहीं, फिर महिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिलचस्प सवाल उठा है जो जनता के दिमाग में कौंध रहा है, मतलब यह कि 12 वाली बात है
तो अब सामान्य में बात करें तो वहाँ पे, और हाँ पिछड़ा वर्ग से भी आपको लेना है। मैंने अनुसूचित जाति की बात की, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 उस तरह में आप ले लें, मुख्यमंत्री को ले लें। तो अब आदित्य जी कुल मिलाकर बसता है सामान्य चेहरा। अब ये हो गया कि अमर अग्रवाल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मुणत जी, इसमें से कौन रहेगा? क्या तीनों रहेंगे? क्या तीनों में से कोई एक कटेगा? ये एक अहम प्रश्न है। तो देखिए उलझनों से भरा हुआ है, मुख्यमंत्री पद तो भरा ही हुआ है, उसके बाद जब मंत्रियों की बारी आएगी, मंत्रियों के नामों की बारी आएगी, इससे लंबा डिस्कशन हमको करना पड़ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर चेहरे जीत कर आए और सभी कद्दावर चेहरों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कुछ नए चेहरों को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुशवंत साहब जैसे लोगों को भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ बातचीत हुई थी चुनाव के पहले, सार्वजनिक मैं नहीं करना चाहता, बहुत सारी जानकारियां आई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। ओपी चौधरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहली बार जीते चाहे कुछ हो, लेकिन आईएएस की नौकरी छोड़कर आए, निश्चित तौर पर अमित शाह और आलाकमान के फेवरेबल रहे। तो बहुत सारी ऐसी उलझने हैं जो आगे भी हम उस पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।